हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज। लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे आपके नवंबर करंट अफेयर मैगजीन से, विजन आईएएस की जो मैगजीन है। और ये जो हम टॉपिक्स हैं आपके सीएफए पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ा रहे हैं। जो टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंटरनेशनल रिलेशन से दो टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं, और इकोनॉमी से ये टॉपिक डिस्कस हुआ है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, और सिक्योरिटी के 2 टॉपिक हमने डिस्कस कर चुके हैं। नाउ विल डिस्कस एनवायरमेंट पार्ट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोशल इश्यूज, फिर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो आपके पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई विल लीव दिस पार्ट, पेपर 1 के लिए जो टॉपिक होंगे वो आप खुद ब खुद इसको डील करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एथिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल सिस्टम। डायरेक्टली क्वेश्चन आया आपका सीएफए एग्जाम में। यहाँ से अगर मैं बात करूं 2013 के अंदर देयर वाज अ क्वेश्चन, नेक्सस बिटवीन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज अ कंसर्न। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 2013 के अंदर। उसके बाद आया था आपका ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर आप देखोगे हेल्थ सेक्टर से आपके क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो एथिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इकोसिस्टम। उसके बाद आप देखेंगे अपेंडिक्स में कुछ टॉपिक हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मोबिलिटी एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। ये टॉपिक आप खुद ब खुद देखेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट और सबमिट हैं जो कि किसी एक कंट्री ने इनिशिएट किए हैं, क्या इंडिया उसका पार्ट है, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द एनवायरमेंट पार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सीओपी ये 27 कहाँ पे होती है? इजिप्ट के अंदर, शर्म शेख। ठीक है, इजिप्ट के अंदर। ये आपको सिटी याद रहनी चाहिए कहाँ पे ये कंडक्ट कराई गई थी, सीओपी 27। और सीओपी 27 के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है, किस फ्रेमवर्क के अंडर है, यूएनएफसीसी के अंडर आता है ये। तो इसके अंदर बाकी आप देखोगे कुछ टारगेट्स थे, टारगेट ऑफ सीओपी। क्या क्या वो टारगेट रहे हैं, लेट्स सी। आप देखोगे कि सीओपी के जो की आउटकम रही हैं, क्लाइमेट टारगेट से लेके मिटिगेशन, एडेप्टेशन, फाइनेंस, लॉस एंड डैमेज। क्लाइमेट टारगेट से लेके उन्होंने कहा है कि आपके जो नेशनल टारगेट हैं, ठीक है, वो आपको अलाइन करने पड़ेंगे पेरिस एग्रीमेंट से। जो पेरिस एग्रीमेंट आपका 2016 के अंदर हुआ था, उसमें हमने क्या कसम खाई थी? उसमें हमने ये कहा था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हमें कम ही रखना है, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देना। तो इसमें ये कह रहा है कि क्लाइमेट टारगेट इस तरह से रीजनेबल होने चाहिए, आपको अलाइन करने पड़ेंगे पेरिस अग्रीमेंट के साथ, तभी हम वो अचीव कर पाएंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट। उसके बाद मिटिगेशन, ये कह रहे हैं मिटिगेशन। इसमें मिटिगेशन में आप देखोगे क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे जिससे क्लाइमेटिक इफेक्ट जो होगा, किसी पे भी देख लीजिए आप, क्लाइमेट का जो इफेक्ट होगा लोगों पे, ठीक है, एनवायरमेंट पे, तो उसको कैसे आप कोप अप करोगे। अडेप्टेशन फंड आप क्या रिलीज करोगे? जैसे अडेप्टेशन फंड की बात कह रहे हैं, अडेप्टेशन में अराउंड यू नीड ईयरली 400 यूएस डॉलर, इतना आपको 400 मिलियन यूएस डॉलर आपको एनुअली चाहिए अगर आपको अडेप्टेशन करना है। तो फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ देखोगे आप लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज में आप देखोगे न्यू फंडिंग अरेंजमेंट एस्टैब्लिश, न्यू फंडिंग अरेंजमेंट एट सीओपी 28 विल बी एस्टैब्लिश। इन्होंने ऐसा कमिटमेंट किया है। उसके साथ एनर्जी के साथ देखोगे फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स में बात की गई है कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल सिस्टम मतलब गरीब देशों को जो पैसा चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट होंगे, ठीक है, उसके लिए पैसा तो लगेगा, फाइनेंस की तो जरूरत होगी। दूसरा आप देखोगे क्या एनर्जी के जो सोर्स है हमारे, अभी हम कोल बेस एनर्जी, जैसे इंडिया के अंदर 60 to 70% ऑफ द एनर्जी नीड कहाँ से पूरी होती है? कोल से पूरी होती है। तो ये कह रहे हैं कि एनर्जी जो हम कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि हमें मूव करना होगा कहाँ पे? ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो ग्रीन एनर्जी की तरफ आप जब मूव करेंगे तो आपको कोल क्या करना पड़ेगा? कोल का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखोगे फेज डाउन ऑफ अनअबेटेड कोल पावर, ये हमें करना पड़ेगा, लो एमिशन एनर्जी सिस्टम, राइट। उसके साथ आप एग्रीकल्चर कैसे इफेक्ट होगा? जस्ट ट्रांजिशन की बात हुई है। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब है कि आप फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो भी आपके एनर्जी जो जनरेशन के सोर्सेज हैं, उसको आपको ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके जाना है, लेकिन उसके लिए पैसा बहुत लगता है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत कॉस्टली है। तो इस हिसाब से जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए। जो गरीब देश है, डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड नेशन है, क्या वो अपने डेवलपमेंट पे फोकस करें या फिर क्लाइमेट चेंज से निपटने की कोशिश करें? तो कहने का मतलब है जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए कि गरीब देशों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो। एग्रीकल्चर कैसे इंपैक्ट होगा, उसको कैसे आप डील कर सकते हो, ये सभी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई थी। तो कुछ एक कंटेंशंस इशू थे जिसपे सभी के बीच में कंसेंसस नहीं था। कौन से थे वो? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस रिलेटेड इशू, पैसा कहाँ से आएगा, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन लॉस एंड डैमेजिंग फंड, लैक ऑफ दिस लार्ज गैप बिटवीन करंट फ्लोज एंड डेवलपमेंट। उसके साथ आप देखोगे कुछ एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है ग्रीन वॉशिंग, फॉसिल फ्यूल लॉबिंग क्या है। उसके बाद वे फॉरवर्ड में आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, बस आपको ये याद रखना है इसके अंदर मेजर कंटेंशन इशू क्या है और इसके टारगेट क्या थे, और इसके साथ आप देखोगे वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हो। वे फॉरवर्ड के अंदर जैसे देखा कि मिटिगेशन टारगेट को हम बेटर कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। उसके साथ आप देखोगे जो अभी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक है, इसको मीट करना है। स्केलिंग क्लाइमेट फाइनेंस, पैसे की जरूरत है तो उसको एक हमारे पास एक रोबस्ट सोर्स होना चाहिए जहाँ से एनुअली पैसा आ सके। उसके साथ आप देखोगे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, इसकी जरूरत है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की। उसके साथ देखोगे आप कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्रिजिंग द फाइनेंस गैप। अगेन फाइनेंस की ही बात हो रही है, कुल मिला के पैसे के बिना ये काम होगा नहीं, क्लाइमेट चेंज वाला। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे इंडिया एंड सीओपी 27।
इंडिया में इसने क्या क्या चीज, इंडिया ने COP27 के अंदर क्या क्या कमिटमेंट की है ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे इंडियाज लॉन्ग टर्म एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी LTLEDS, तो ये एक्रोनिम आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, दिस लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इंडिया की स्ट्रेटजी। इसमें मैं अगर मैं आपको बात बताऊं, लॉन्ग टर्म एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अंदर ये एलिमेंट है इसके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के अंदर आप देखोगे कि इंडिया का टारगेट क्या है इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के अंदर, जैसे NDC टारगेट है 50% ऑफ द नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030 तक। जो आप हमारा नेशनली दिस डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन के अंदर 50% हम एनर्जी जनरेशन किससे करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल से, मतलब ग्रीन एनर्जी से 2030 तक, ये हमारा कमिटमेंट है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर सकते हो आप। तो इंडिया की कमिटमेंट है ये कि लॉन्ग टर्म पे हम ये सभी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे इंडिया के अंदर। इंडियन रेलवे नेट जीरो बन जाएगा 2030 तक, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर लेंगे हम 2025 तक, ये आपका इसके अंदर CDS के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। उसके साथ आप देखोगे बिल्डिंग्स को सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ये सभी चीजें हैं इसके अंदर। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट, ओके, नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट विल सी CO2 का रिमूवल कैसे करेंगे, कार्बन कैप्चर या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्निक कौन सी है आपकी, एनहांस फॉरेस्ट को कैसे एनहांस करेंगे, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है कार्बन सिंक बनाना है हमें 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट बाय 2030 तक हमें इतना कार्बन सिंक बनाने की जरूरत है। कार्बन सिंक कैसे बनाओगे, एफोरेस्टेशन करके। अब वे फॉरवर्ड पे बात कर लेते हैं, एनहांस मिटिगेशन एफर्ट्स, अगेन रिपीट हो रही हैं चीजें। कुल मिला के जो इसके एलिमेंट हैं वो आपको याद रहने चाहिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। फेजिंग डाउन ऑल फॉसिल फ्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो इंडिया ने ऐड की थी लास्ट में COP समिट में। इंडिया ने बोला कि हम एलिमिनेट नहीं करेंगे कोल को, बट फेज डाउन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे हम कोल का यूसेज है कंपैरेटिवली टू एनर्जी, जो हमारे ग्रीन एनर्जी से जो हमारी एनर्जी जनरेशन हो रही है ग्रीन रिसोर्सेज से, तो उसके कंपैरिजन में हम फॉसिल फ्यूल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर, लॉस एंड डैमेज क्या है, ये इस पे क्वेश्चन आएगा आपका पेपर 1 के अंदर, आपका क्वेश्चन आ सकता है। लॉस एंड डैमेज क्या है, जस्ट ट्रांजिशन क्या है, नेट जीरो क्या है, ग्रीन वॉशिंग क्या है, और KJW जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसमें क्या है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका CAP पेपर 2 के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा। क्लाइमेट फाइनेंस में देखिए क्वेश्चन पक्का आ सकता है। क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर आप देखोगे किस तरह के क्लाइमेट फाइनेंस है, कौन कौन उसको फंडिंग कर रहा है। जैसे आप मैकेनिज्म की बात करोगे क्लाइमेट फाइनेंस से, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के अंदर कौन कौन से आप फंड होंगे, जैसे स्पेशल क्लाइमेट फंड उसके अंदर है GEF के अंदर, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड जो कि गरीब देशों के लिए है। अडेप्टेशन फंड कौन सी प्रोटोकॉल या फिर कौन से समिट या फिर प्रोटोकॉल के अंदर इसको बनाया गया था। अडेप्टेशन फंड की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इसका ओरिजिन है, 2001 के अंदर ये बनाया गया था। ग्रीन क्लाइमेटिक फंड ये किसके अंदर है, COP16 के अंदर ये बनाया गया था 2010 के अंदर, और इसमें कमिटमेंट थी कि US 100 बिलियन पर ईयर हम देंगे 2020 से। 2020 भी चला गया, 21 भी चला गया, 22 भी चला गया, लेकिन अभी तक ये कमिटमेंट जो थी अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई है, ठीक है। सोर्सेज क्या हो सकते हैं क्लाइमेट फाइनेंस के, फाइनेंशियल मैकेनिज्म, लोन्स दे सकते हैं बड़े बड़े जो आपके मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है, ये लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। नेशनल गवर्नमेंट क्या करेगी, एलोकेशन करेगी। कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, प्राइवेट फाइनेंसिंग हो सकते हैं, जैसे ग्रीन बॉन्ड, इंडिया के अंदर अभी क्या है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये प्राइवेट फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। नाउ प्रॉब्लम क्या है क्लाइमेट फाइनेंस से, इनसफिशिएंट इन अमाउंट, ट्रस्ट इश्यूज, लो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, लैक ऑफ कॉमन डेफिनेशन, लो शेयर ऑफ ग्रांट्स और अंडर फंडिंग ऑफ अडेप्टेशन। अब देखते हैं क्लाइमेट फाइनेंस इन इंडिया। अगर हम देखें क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 to 8 ट्रिलियन $, इतनी रिक्वायरमेंट है इंडिया को एनुअली, ठीक है। और इंडिया नीड्स अराउंड 10 ट्रिलियन टू अचीव नेट जीरो बाय 2070 तक। उसके साथ आप देखोगे सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप और नेशनल नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ये सभी चीजें आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट विल सी अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट क्या है। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के अंदर आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट इसकी थीम थी, टू लिटल टू स्लो, क्लाइमेट अडेप्टेशन फेलियर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इस रिपोर्ट को निकालता है। तो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर जनरल प्रिंसिपल ये सभी है, ये सभी प्रिंसिपल आप देखोगे अडेप्टेशन फंड के अंदर। अडेप्टेशन गैप का मतलब यही है क्या क्लाइमेट चेंज के हिसाब से दुनिया में जितनी भी आप देखोगे कंट्रीज हैं, क्या वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट कर रही है, ऐसा कुछ बिल्डिंग्स के अंदर चेंज ला रही है, फिर एग्रीकल्चर के अंदर आप देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फॉलो कर रही है, क्या ऐसा अडेप्टेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सभी चीजें, दीज आर द एलिमेंट्स। टैकलिंग इनइक्वालिटीज, consideration of future risk, investment in local capabilities, flexible and adaptive management, ये सभी चीजें उसके क्या है, पार्ट है, ठीक है। आई विल नॉट गो डीप इनटू दैट, बट ये आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है डायनेमिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट। अब डायनेमिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट के अंदर आपको देखना पड़ेगा, जैसे इंडिया में बहुत बार CAPF में बहुत बार क्वेश्चन आया है आपका ग्राउंड वाटर से रिलेटेड या फिर वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। सो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन सिनेरियो इन इंडिया के अंदर 2022 के अंदर ये सिनेरियो है।
जिसमें लिखा गया है कि इतना % वाटर सेफ है, इतना सलाइन है, इतना क्रिटिकल है, सेमी क्रिटिकल है। कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, राजस्थान के अंदर ये, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी इस एरिया के अंदर है। कौन कौन सी एजेंसी इससे रिलेटेड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना है, 37.6 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज होता है, तो 8% टोटल नेचुरल डिस्चार्ज एंड 92% एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े आपको ये फैक्ट जो हैं आपको पता होने चाहिए। अब रीजन ऑफ ओवर एक्सट्रैक्शन क्या है, ये 4 रीजन है, आपको पता होनी चाहिए। पुअर नॉलेज, क्लाइमेट चेंज, अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन एंड एक्सेसिव इरीगेशन, ठीक है। तो एक्सेसिव इरीगेशन प्लस अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन जो है ये सबसे बड़े कारण है जो ग्राउंड वाटर को आप क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो। अब आते हैं ग्लेशियर्स एंड क्लाइमेट चेंज। जैसे एक आपका क्वेश्चन आया था सीएपीएफ के अंदर, क्वेश्चन था रिसीडिंग ग्लेशियर्स, द राइज इन रिसीडिंग ग्लेशियर्स, इस तरह से था। तो इस पे आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी थी। तो ग्लेशियर्स एंड क्लाइमेट चेंज आपको पता होना चाहिए। तो ग्लेशियर कहाँ कहाँ पे आपके रिसीड कर रहे हैं, जैसे जेएनके के अंदर आप देखोगे, हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, इधर सिक्किम के अंदर। तो ये सभी आपको ग्लेशियर्स पता होने चाहिए। नंदा देवी, कामेत और गंगोत्री और छोटा सिंगरी ग्लेशियर, ये सभी आपके क्या हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ओके, तो यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और IUCN के अंदर आप देखोगे कौन कौन सी जो इसमें जो वाइल्ड लाइफ है अफेक्ट हो रही है ड्यू टू दिस ग्लेशियर जो रिसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लेशियर क्या है ये आप देख लेना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ ग्लेशियर, सबको पता है, रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम है, कल्चरल इंपॉर्टेंस है इनकी, ठीक है। सैनिटल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज इज मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ठीक है। अब इंपैक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स क्या हो सकता है, हैबिटाट लॉस, कंटेनमेंट, वाटर शॉर्टेज, फ्लडिंग, सी लेवल राइज, इकोनॉमिक इंपैक्ट। सिर्फ आपको ये हेडिंग याद करनी है, एग्जाम के अंदर आप आराम से इनको लिखाओगे। अगर आपको हेडिंग याद है तो आपको पैराग्राफ बनाते वक्त टाइम नहीं लगेगा, अगर आपको हेडिंग याद नहीं है तो पैराग्राफ आप नहीं बना पाओगे। अब इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो इसके अंदर देखोगे आप, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। वे फॉरवर्ड ये हो सकता है आपका कि अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे नेचुरल फार्मिंग एंड साइट्स को देखेंगे। नेचुरल फार्मिंग के अंदर फटाफट देखें तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, एक क्वेश्चन आपका आया सीएपीएफ के अंदर सस्टेनेबल फार्मिंग से। तो सस्टेनेबल फार्मिंग में आप देखोगे तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, तो नेचुरल फार्मिंग भी आपका सस्टेनेबल फार्मिंग का एक पार्ट है, राइट। तो नेचुरल फार्मिंग आप देखोगे कि स्टेट के अंदर कितना अडॉप्ट हुआ है, लेट्स सी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। मोर अबाउट न्यूज़ आप यहाँ से भी देख सकते हो क्या क्या न्यूज़ है इसके हिसाब से, नेचुरल फार्मिंग होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए, बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग क्या है। तो इस सिर्फ आर्टिकल के अंदर कुछ चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए, किस स्टेट्स के अंदर कितनी नेचुरल फार्मिंग है और बेनिफिट क्या है नेचुरल फार्मिंग के। जैसे आप देखोगे सॉइल इरोजन कम होती है, एल्गी ब्लूम डिस्करेज करते हैं, हेल्दी सॉइल डेवलप होती है, सपोर्ट वाटर एंड कंजर्वेशन एंड वाटर हेल्थ, एनकरेज बायोडाइवर्सिटी, फाइट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब कंपोनेंट क्या है नेचुरल फार्मिंग के, मल्चिंग, इस पे आपके सिविल सर्विस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है मल्चिंग के ऊपर, जीवामृत, बीजामृत, उसके बाद कॉन्टैक्ट, प्लांट प्रोटेक्शन, ये कंपोनेंट्स हैं आपके नेचुरल फार्मिंग के, थोड़ा सा इसको एक बार ध्यान दे लेना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। साइट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि जैसे आपका सीएपीएफ के अंदर एक क्वेश्चन आया था, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये आपका स्पीसीज के ऊपर ही है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे मिसयूज किया जा रहा है, उसको कैसे अनसस्टेनेबल तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही इस चीज़ों को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है दैट इज साइट्स उससे कैसे डील करता है। तो इंडिया इसका क्या है, सिग्नेटरी है साइट्स का, जिसके अंदर आप जो भी आप देखोगे कुछ एक ऐसे स्पीसीज है, इसके अंदर उनको बताया गया है कि कौन कौन सी स्पीसीज है कि आप इसकी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, इंटरनेशनली आप इसको स्मगल नहीं कर सकते। अब यू मे बी सीइंग दिस टाइप ऑफ न्यूज़, आप बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखते होंगे कि एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ ने ऐसे कि एक्जोटिक स्पीसीज़ का कौन स्मगलिंग कर रहा था, ठीक है, इंडियन पेंगोलिन, और आप देखोगे बहुत सारी ऐसी जो स्पीसीज़ हैं जिनका मिसयूज़ होता है, स्मगलिंग होती है इंडिया से, ठीक है। और साइट्स के अंदर 3 अपेंडिक्स है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तीनों अपेंडिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 ये सीवियरिटी के हिसाब से अपेंडिक्स 1 में जो डाले होंगे वो एक्सटिंक्शन की तरफ है, थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। उसके बाद अपेंडिक्स नंबर 2 में जो देखोगे आप, नॉट नेसेसरली अभी थ्रेटन नहीं है बट विद एक्सटिंक्शन की तरफ जा सकते हैं अगर इनको हम क्या नहीं करेंगे, क्लोजली इनकी ट्रेड को डील नहीं करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा सीवियर है अपेंडिक्स 1 के अंदर जो भी होगा। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन क्लाइमेट स्टेट एंड ग्लोबल कार्बन बजट। तो क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट अगर हम देखें तो क्लाइमेट डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ये आपको पढ़नी पड़ेगी, क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर 2 के अंदर, ठीक है। उसके साथ आप देखोगे इलीगली वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज, उससे क्या रिलेटेड है। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप खुद ब खुद पढ़ सकते हो। तो आपको इतना ही पढ़ना है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया एंड 2021 की जो रिपोर्ट है आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक लॉसेस कितने ज़्यादा होते हैं क्लाइमेट चेंज से। इकोनॉमिक लॉसेस आप देखोगे $4.4 बिलियन,
ठीक है, ड्यू टू स्टॉर्म्स एंड एडिशन $3.2 बिलियन ड्यू टू फ्लडिंग। तो ये हमारे क्या है, इकोनॉमिक लॉस है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था, द लॉस एंड लाइवलीहुड ड्यू टू रिसेंट फ्लड। ठीक है, ऐसे रिपोर्ट राइटिंग आपसे पूछा है, द लॉस एंड लाइवलीहुड, द लॉस ऑफ, जैसे मैं आपको बताऊं, द लॉस ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड ड्यू टू रिसेंट फ्लड, ये आपका रिपोर्ट राइटिंग में आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप यहाँ से कोट कर सकते हैं कि एशिया के अंदर ये रिपोर्ट थी ऐसे ऐसे और इतनी लॉस एंड लाइवलीहुड हो चुकी हैं। उसके साथ हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सोशल इश्यूज। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे आपका एक क्वेश्चन आ चुका है वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से अगर मैं बात करूं, हाई पॉपुलेशन इज ए बून और बेन। आर्ग्यूमेंट राइटिंग पे आपका एक क्वेश्चन आया सीएपीएफ के अंदर, लार्ज पॉपुलेशन इज ए मोर ऑफ ए बेन देन बून। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लार्ज पॉपुलेशन इज मोर ऑफ ए बेन देन बून। ये आपका क्वेश्चन आया है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग लिखना था आपको इसमें। तो पॉपुलेशन रिलेटेड टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जैसे आप पॉपुलेशन रिलेटेड टॉपिक आप देखोगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है और इंडिया का एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, 150 करोड़ तक। ठीक है, सबको सरपास कर देगा। तो ये कौन सी एजेंसी है जो निकालती है ये रिपोर्ट, ये आप देखोगे दिस यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, UNPFA ये रिपोर्ट को निकालती है, ये आपको देखना होगा। तो 1969 के अंदर ये बनी थी, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसने कुछ एक रीजन दिए हैं अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर क्या ट्रेंड है। इसमें लिखा है कि टेम्पोरल डिस्पैरिटी है, स्पेशियल डिस्पैरिटी है। स्पेशल डिस्पैरिटी का मतलब है स्पेस से। ठीक है, कि कुछ एक जगह पे जहाँ पे डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, लो इनकम कंट्रीज में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे डिस्पैरिटी है। टेम्पोरल डिस्पैरिटी आप देखोगे, पहले आप देखते थे कि यू विल सी कि 7 से 8 बिलियन जो पॉपुलेशन थी वो 2010 से अभी तक ऐड हो चुकी थी, मतलब इतनी पॉपुलेशन आप देखोगे। लेकिन अभी आप देखोगे थोड़ा सा पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। चाइना का ले लीजिए एग्जांपल, डेवलप्ड कंट्रीज का आप एग्जांपल ले लीजिए, जापान का एग्जांपल लीजिए, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है एजिंग पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, आने वाले टाइम पे इनकी प्रेडिक्शन है कि आने वाले टाइम पे पॉपुलेशन डिक्रीज ही होगी, इंक्रीज नहीं होगी। बट मेनली आप देखोगे अफ्रीका के अंदर, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर जब 4th स्टेज आती है या फिर 3rd स्टेज आती है, 3rd स्टेज में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होने लगती है, 4th स्टेज के अंदर क्या होती है, पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगती है। तो अभी तक जो अफ्रीका में है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात करें तो अफ्रीका अभी तक 2nd स्टेज के अंदर है। ठीक है, अफ्रीका के अंदर जो कंट्रीज अभी तो वहां पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो अफ्रीका विल डिटरमाइन कितनी पॉपुलेशन वर्ल्ड की होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो उसके बाद देखोगे पॉपुलेशन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ी है, स्लो ग्रोथ रेट अभी फॉलन टू 1% इन 2020। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1% तक जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो कम हो चुकी है। उसके बाद आप देखोगे क्या क्या चैलेंजेस है पॉपुलेशन ग्रोथ थे, दिस पॉपुलेशन ग्रोथ से रिवर्सल ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, डैमेज टू एनवायरमेंट, पैंडेमिक आउटब्रेक इन दिस एजिंग पॉपुलेशन, गैप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू सम सोसाइटीज। उसके बाद क्या भी अहेड हो सकता है, हमें रिप्रोडक्टिव जस्टिस करने की जरूरत है। वीमेन को भी क्या होने चाहिए, वीमेन के पास रिप्रोडक्टिव राइट्स होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनके बॉडीली राइट होनी चाहिए कि कब उनको बेबी प्रोड्यूस करना है, कब नहीं करना है। तो ये उनका भी राइट होना चाहिए, उनका भी डिसीजन होना चाहिए। उसके बाद देखोगे एजुकेशन फॉर ऑल, फोस्टर इंक्लूसिव ग्रोथ, फैसिलिटेट माइग्रेशन, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। एंड कंक्लूजन में आप लिखोगे कि इनएविटेबल है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी आने वाले टाइम पे, या फिर पॉपुलेशन आप देखोगे या फिर इतनी भी स्टेबल रहती है, तो इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या चीज़ें हम जो कर सकते हैं, एक तो हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए, दूसरा एजुकेशन, इन चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी रिपोर्ट्स ऑन स्कूल एजुकेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल से रिलेटेड जितनी भी आपकी एजुकेशनल रिपोर्ट आती है, फिर एजुकेशन से आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर योर और इंपॉर्टेंट थीम फॉर योर CAPF पेपर 2। तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड 2 रिपोर्ट आई है UDISE, और इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये है, इन्होंने बताया कि 2021-22 को अगर हम कंपेयर करें 20 और 21 से, तो ये चीज़ों में चेंज आया है। टोटल एनरोलमेंट रेट इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ टीचर डिक्रीज हुए हैं, मेजोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी हुई है, ग्रोस एनरोलमेंट रेट आप देखोगे इंक्रीज हुआ है, ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज हुआ है, पीपल टीचर रेशो आप देखोगे इंप्रूव हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स जो हैं डिक्लाइन हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें उस रिपोर्ट के अंदर हमने देखा है। तो एक और दूसरी रिपोर्ट है वो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इसके अंदर आप देखोगे स्कूल्स का स्टेटस क्या है, किस टर्म्स में स्टेटस आप देखोगे 2 कैटेगरी के अंदर, एक तो आउटकम, एक गवर्नेंस। आउटकम मतलब बच्चों के आप देखोगे लर्निंग आउटकम में क्या चेंज आया है, लर्निंग आउटकम, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी एंड इक्विटी। दूसरा हम देखेंगे गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के अंदर, गवर्नेंस प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आए। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है इसके अंदर। उसके साथ आप देखोगे सिटीज अलाइव, डिजाइनिंग सिटीज दैट वर्क फॉर वीमेन रिपोर्ट। तो वीमेन से रिलेटेड जितने भी आप टॉपिक हैं आप प्रिपेयर करिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं वीमेन के ऊपर, जैसे एसिड अटैक ऑन वुमेन रिपोर्ट राइटिंग आया आपका। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, राइज इन डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया, ये आपकी रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर आया है। और आप देखोगे
क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेंस, ठीक है। और दिल्ली के अंदर आपने देखा बहुत सारे क्राइम होते हैं रिगार्डिंग वीमेन, आप देखोगे श्रद्धा वाकर केस जो है, उसके साथ आप देखोगे अभी नोएडा के अंदर एक और लिव इन रिलेशनशिप में कपल रहता था, उन्होंने भी मतलब उसकी उस लड़की की किलिंग हुई है। दूसरा आप देखोगे कि ऑन द न्यू ईयर, नए साल को भी आपने देखा कि एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसमें वन गर्ल वॉज ड्रैग्ड अप टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक उसकी स्कूटी और वो ड्रैग किए गए थे। तो ये भी आप लिख सकते हो कि वीमेन से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज़ के अंदर। सो की चैलेंजेस फेस्ड बाय वीमेन, जस्टिस एंड इक्विटी और हेल्थ केयर, हेल्थ एंड वेलबींग स्ट्रेटजी सजेस्टेड, क्या क्या हो सकती है वीमेन से रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, कोविड के बाद से सुसाइड रेट कितना बढ़ चुका है, 7.2% इंक्रीज हुआ है। इसके पीछे क्या रीज़न है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रीज़न और इसको कैसे निपट सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ स्ट्रेटजी है इससे इसको कम करने के लिए। सर्विलेंस होना चाहिए, जो आपको लगे कोई डिस्टर्ब है, कोई टेंशन में है, और साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होने चाहिए, मेंटल वेलबींग होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है रीड्स, रीइंफोर्स, एनहांस, डेवलप एंड स्ट्रेंथन, राइट। इसका डिजिटल शक्ति मिशन देखोगे, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने चलाया है टू क्रिएट सेफ साइबर स्पेस फॉर वीमेन एंड गर्ल। साइबर स्पेस पे बहुत सारी साइबर बुलिंग होती है वीमेन को, तो उनको कैसे हम साइबर स्पेस, सेफ साइबर स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग विल सी इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये सभी टॉपिक जो है आपके पेपर 1 के रिलेटेड है, पेपर 1 से मतलब आपके रिजेंबल करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टेमिस 1, जेम्स वेब टेलीस्कोप, इन्वोक्स, योटा D1, GPAI, ये आपको खुद ब खुद प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, एथिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। एथिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आपका क्वेश्चन आया था, नेक्सस बिटवीन फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड डॉक्टर्स, ठीक है। तो क्या फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे कोर फार्मा इंडस्ट्रीज है जो कि डेवलप करते हैं किसको, मेडिसिन को। उसके बाद आप देखोगे ये पूरा सिस्टम इकोसिस्टम है, उसके साथ आप ये होलसेलर के पास जाती है, फिर फार्मासिस्ट, फिर हॉस्पिटल को दिया जाता है, फिर कई बार फिर पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है, कोई फिजिशियन उसको रिकमेंड करता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। कई बार आप देखोगे कुछ इसमें अनएथिकल प्रैक्टिस भी होती है, जैसे डोलो 655 एक पैरासीटामोल टैबलेट है, डॉक्टर्स इसी ब्रांड की सिर्फ पैरासीटामोल को ड्यूरिंग कोविड टाइम रिकमेंड कर रहे थे। तो ये जो केस था सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये सिर्फ यही ब्रांड क्यों आप प्रमोट कर रहे हो, आपको सिर्फ लिखना चाहिए तो जेनरिक ड्रग को रिकमेंड करना चाहिए, डोलो 655 को नहीं, ठीक है, 650 को नहीं। तो प्रॉफिट एजेंडा हो सकता है इसके पीछे, प्रॉफिट एजेंडा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। उसके साथ आप देखोगे कुछ एथिकल इश्यूज इसके पीछे क्या आप देखोगे इस फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम के पीछे रहते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव रहता है। एवरग्रीनिंग प्रैक्टिस आप देखोगे, कुछ एक ड्रग्स पे मोनोपोली बार बार देते हैं, उसका एवरग्रीनिंग प्रैक्टिस के अंदर देखोगे लाइसेंस दोबारा से उसका क्या करा लिया जाता है, रीइंस्टेट करा लिया जाता है। सो डेटा माइनिंग हो सकती है कि आप टारगेट कर सकते हो डॉक्टर को कि ये डॉक्टर इस हार्ट के हैं, तो इस हिसाब से जो भी आप हार्ट से रिलेटेड मेडिसिन आप प्रिपेयर करोगे, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, तो उन डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं। डॉक्टर को आप कुछ ना कुछ कमीशन देंगे तो डॉक्टर वो वाली मेडिसिन को क्या करेगा, रिकमेंड करेगा। तो क्या कर सकते हैं इससे निपटने के लिए, एथिक्स, आप ट्रीटिंग एथिक्स टू द डॉक्टर्स, हालांकि मुश्किल है, देखते हैं फिर भी क्या काम करता है। क्लियरिंग कम्युनिकेशन, प्रोटेक्ट द पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग द राइट्स ऑफ फिजिशियंस एंड एम्ब्रेसिंग द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग अडेरेंस टू मेडिकल एथिक्स, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स, ऑटोनॉमी, बेनिफिशियरी, नॉन मैलाफाइंस एंड जस्टिस, इसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो कंडक्ट ऑफ फार्मेसी भी क्या चीज़ होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए, ठीक है। फ्रीबीज प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर्स को कई बार आप देखोगे उनके कैबिन के अंदर क्या होते हैं, कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज उनको कैलेंडर गिफ्ट करती हैं, कुछ पेन गिफ्ट कर देती हैं, कुछ मास्क, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो टेबल पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अनकॉन्शियसली जो डॉक्टर्स उनको ही रिकमेंड करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो ब्रांड उसको सामने दिखता है, ठीक है। सो यही था टॉपिक इस नवंबर करंट अफेयर्स के अंदर। और कोई टॉपिक आपको लगता है जो डिस्कस करना चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। हालांकि CAP पेपर 2 के लिए ये टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है, आपको यही पढ़ने हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।